नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमलता शर्मा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृतकाल का बजट पेश किया है। मोदी सरकार 2.0 का ये आखिरी बजट है, क्योंकि अगला जो बजट होगा वो अंतरिम बजट होगा। इसे हम कहें तो ये चुनावी बजट भी हो सकता है। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो सरकार ने कोशिश की है कि हर वर्ग को यहाँ पर कवर किया जा सके। जानकार ये मानते हैं कि जहां एक तरफ दुनिया की अर्थव्यवस्था अंधकार में है, तो वहीं भारत की अर्थव्यवस्था इस अंधकार में चमकते सितारे की तरह है। बजट आता तो हर साल है, लेकिन समझ में नहीं आता, और इसे समझने के लिए हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। क्या नफा, क्या नुकसान, क्या हमने पाया, और जो पाया उससे हमें कितना फायदा मिलने वाला है। इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अश्वनी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर। कार्यक्रम की अब शुरुआत करते हैं। लंबा अनुभव आप रखते हैं पत्रकारिता जगत का, ऐसे कई बजट आपने देखे होंगे। आज़ादी के 75 सालों के बाद अमृतकाल में सप्तऋषि बजट इसे कहा गया है, ये पेश किया गया है। किस तरह से इस बजट को देखते हैं? मुझे लगता है कि आपने जिस तरह से शुरुआत करी है, बहुत अच्छे से शुरुआत करी है। इतना इकोनॉमिक एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूँ, बट जिस तरह से हमारा एक्सपीरियंस है 25-30 वर्षों का बजट को देखते हुए, स्टेट में या सेंटर के जितने यूनियन बजट्स आते हैं उनको पढ़ते हुए, अमृतकाल का बजट है, ये कहने की बात है। सप्तऋषि एक वर्ड दिया वित्त मंत्री ने, और बजट में एक इकोनॉमिक मैसेज भी है और पॉलिटिकल मैसेज भी है। जिस तरह से आपने बोला कि कुछ लोगों ने इसको चुनावी बजट भी किया है, जाहिर है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो वित्त मंत्री ने सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश करी है, किसी के ऊपर टैक्स का बोझ नहीं डाला है, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इस बजट में बहुत भारी मात्रा में कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। उसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उसमें हमारे रोड्स, 50 नए एयरपोर्ट बनाने की बात करी है। टूरिज्म एक सेक्टर है जिसको बहुत अच्छे से फोकस किया गया है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे वर्गों को खुश करने की कोशिश करी है इसमें, और विकास की गति को एक नया पुश देने की कोशिश करी है। और इसमें जो मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल मैसेज भी है। हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव की दृष्टि से उस तरह से बजट पेश करती है। हमने राज्य सरकार को भी देखा, जब चुनाव में जा रहे थे उस तरह का बजट बना है, बट उसके बावजूद भी ये बजट एक विकास का बजट है। और जिस तरह से इकोनॉमिक सिचुएशन, ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन की अगर बात करें तो बहुत अच्छी नहीं है। उसमें भारत का जो इन्होंने एक टारगेट रखा है 7% तक हम इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करेंगे, मुझे लगता है कि उस तरह से, उस दृष्टि से अच्छा बजट है। और जिस तरह से कल वहाँ पे वातावरण था पार्लियामेंट में, वो भी एक अच्छा वातावरण था, नहीं तो टोका टोकी, और मुझे लगता है कि एक स्तर पे बहुत हंसी के गुब्बारे भी वहाँ पे हुए जब वित्त मंत्री ने एक बात करी कि पोल्यूटिंग व्हीकल की जगह ओल्ड पॉलिटिकल व्हीकल्स की बात करी है। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है। तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि भारत तेजी से आगे बढ़ेगा, इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी इम्प्रूव होगी, जॉब्स क्रिएशन नया होगा हाईवे कंस्ट्रक्शन के द्वारा या रेलवे एक्सपेंशन के द्वारा। तो मुझे लगता है कि उस तरह से, उस दृष्टि से अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो बजट बहुत अच्छा है। बिल्कुल, और आपने सारे वर्गों का यहाँ पर जिक्र किया है, लेकिन अब मैं चाहूँगी कि हम एक एक वर्ग को, जो मुख्य वर्ग हैं, उनके ऊपर बारीकी से बात की जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। आपने टूरिज़्म का जिक्र किया। पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हिमाचल के साथ साथ देश में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऐसे में क्या मानते हैं कि कोरोना संक्रमण काल के बाद जो विदेशी पर्यटक थे वो कितना कम आना, उनमें कितनी कमी आई है, और अब उनको बढ़ावा देने के लिए इस बजट में किस तरह के प्रावधान हैं? देखिए, टूरिज्म जो सेक्टर है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में बहुत दौरे किए उन्होंने, जाहिर है चुनाव की दृष्टि से भी थे, उसके पहले भी उन्होंने दौरे किए, और जब भी जितनी उनकी जो भाषण रहे हैं, अगर उनको उठा लिया जाए तो टूरिज्म की बात करते रहे हैं। लोकल हैंडीक्राफ्ट जो हैं उसको कैसे डेवलप किया जाए और टूरिज्म के साथ कैसे जोड़ा जाए, रोजगार को कैसे जोड़ा जाए। और कोरोना काल में वाकई टूरिज्म सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिसको बहुत बड़ा धक्का मिला है। उसके बाद
आस्ता आस्ता रिवाइवल शुरू हुआ और हिमाचल प्रदेश में भारी संख्या में टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में जैसे रोहतांग, अटल रोहतांग टनल है, एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन हुआ जहां 19,000 के करीब करीब एक दिन में गाड़ियां पहुंच रही हैं। तो कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं हिमाचल में जिनको अभी डेवलप करने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, क्योंकि जब टूरिस्ट आता है तो उसको ये भी होता है कि जब मैं जो टाइम लेके आया हूँ, जो छुट्टी लेके आया हूँ, जितने दिन का प्लान किया, मैं वापस भी उसी टाइम से चला जाऊँ। उसके लिए कनेक्टिविटी और ख़ासकर एरियल कनेक्टिविटी, हवाई जहाज़ से यात्रा, तो उस दृष्टि से जिस तरह से बजट में ये कहा गया कि 50 नए एयरपोर्ट बनाएंगे, एरोड्रम बनाएंगे। यहाँ की जो कांग्रेस की सरकार अभी आई है उन्होंने भी हेलीपोर्ट्स की बात करी है, हर डिस्ट्रिक्ट में हेलीपोर्ट्स बनेंगे। तो मुझे लगता है कि जो विदेशी पर्यटक है उसी दृष्टि से आएंगे अगर उनको कनेक्टिविटी और सर्विसेज अच्छी हों। अगर रोड्स पे चलते हैं तो रोड्स भी अच्छी हों, कहीं रुक ना जाएं, कहीं फंस ना जाएं, कहीं उनका टाइम वेस्ट ना हो। अगर बीमार हो जाएं तो उस दृष्टि से मेडिकल केयर भी होना बड़ा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि कंपोजिट जो इस बजट में आया, जो हमने सुना है कि उस दृष्टि से इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट की बात हो रही है। उस पर रोजगार भी आएंगे, हमारे इकनॉमी भी इम्प्रूव होएगी, खासकर स्टेट, हिमाचल जैसे स्टेट को, जैसे आपने कहा, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले कि अगले सवाल की तरफ हम बढ़ें, हम उन लोगों के पास जाना चाहेंगे जिनके लिए ये बजट पेश किया गया है। हम लोगों की प्रतिक्रिया भी आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ लोगों का मानना है इस बजट को लेकर के। देखें ये कुछ वीडियोस। मैं तो सीधे से जो संक्षिप्त रूप में, एक तरफ वर्ल्ड वाइड रिसेशन आ रहा है और हमारा देश भी उससे अछूता नहीं रहेगा, तो इस बजट में उस रिसेशन से निपटने के लिए कोई हमें ऐसी विशेष योजना कोई भी नज़र नहीं है। और जहाँ तक बात रही एक इनकम टैक्स का स्लैब 5 लाख से 7 लाख किया है, चलो वो स्वागत योग्य है। कई वर्षों के बाद इसमें थोड़ी राहत मिली है। इसके अलावा रेलवे में जो इन्होंने हमें इसमें 75,000 करोड़ और नई योजनाओं के लिए और 2.4 लाख ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए एलोकेशन दी है। तो अब देखना उसमें है कि लोकसभा में डिबेट में हमारे प्रदेश के लिए, हमारे प्रदेश के हिस्से में इसमें से क्या आता है। और पीएम कौशल विकास योजना लॉन्च की गई है, ये भी स्वागत योग्य है। और युवाओं को ग्लोबल स्तर पर ट्रेनिंग देने की बात की गई है। तो कुछ तो युवाओं के लिए अब पता नहीं है किस टाइप की होगी और किस स्केल में होगी और कितने युवा इसमें हमें लाभान्वित होंगे, तो इसके बारे में हमें अभी पूरी जानकारी बाद में मिलेगी। बाकी 50 एयरपोर्ट है जो ओवरऑल कंट्री में नए बनेंगे, तो हिमाचल के हिस्से में कितने आएंगे। बाकी हमें पूरी आशा थी कि टूरिज़्म सेक्टर में जो है हिमाचल को एक पहाड़ी राज्य होने के नाते विशेष पैकेज मिलेगा, वो पैकेज हमें कुछ भी नहीं मिला है। और जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उसके उत्थान के लिए भी कोई बात नहीं की गई। हमारा पढ़ा लिखा जो बेरोजगार युवा है वो शहर की तरफ भागता है, क्योंकि यहाँ 12 टाइम ज़्यादा अर्निंग होती है और वो एक जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है एक अनहाइजेनिक होता है यहाँ पर। तो इसलिए हम चाहते थे कि गांव तक रोड से कनेक्टिविटी होती, वहाँ का युवा वहीं स्वरोजगार में होता। और ऐसे ही किसानों को जो है कम से कम कोई, चाहे स्प्रिंकलिंग इरिगेशन हो, ड्रिप इरिगेशन और ट्यूबवेल, कोई ऐसी व्यापक योजना सेंटर से आती और सेंटर इस बजट में सेंटर फंडेड वो होती, ताकि हमारा जो गांव में किसान काम करता है, खेती करता है, उनके उत्थान में एक मील का पत्थर साबित करता। तो आपने देखा कि कितनी मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ पर लोगों की है, जहाँ पर बहुत सारी जो फैसले हैं उनसे लोग संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। तो बात हिमाचल की करें तो हिमाचल को पर्यटन की दृष्टि से पैकेज ना मिलने से लोग नाखुश भी हैं। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काफ़ी देर से ये बात हो रही है कि हिमाचल प्रदेश का जो डेट बर्डन है 75,000 करोड़ के करीब के बढ़ गया। और अब जो नई सरकार आई है हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने ओपीएस को जो फैसला किया उससे भी फाइनेंशियल लायबिलिटी बहुत बढ़ेगी। और उसके बावजूद भी जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू हैं ये बात कर रहे हैं कि पुरानी सरकार की भी कुछ देनदारियां बाकी हैं। इकोनॉमिक पैकेज की बात हो रही थी, मुझे लगता है कि इकोनॉमिक पैकेज आ जाता तो अच्छी बात थी, जिसके ऊपर सबकी नज़र थी। लेकिन उसके पहले
जो सेंटर ने हिमाचल प्रदेश को एक बल्क ड्रग पार्क का एक सौगात दी है, एक मेडिकल डिवाइस पार्क का एक दिया है। अगर रेलवे एक्सपेंशन में काम होता है तो मुझे लगता है कि उससे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और उससे फ़ायदा रहेगा। नए बजट में दो तीन चीज़ें बड़ी हाईलाइट करने वाली हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, और अगर उसका कोई सेंटर या उस तरह की एक्टिविटी हिमाचल प्रदेश में भी होती है, ड्रोन के दृष्टि से भी कुछ बात हुई है। हिमाचल प्रदेश में एक ट्रायल हो चुका है कि सेब के बॉक्सेस भी आप ड्रोन से निकाल सकते हैं, और हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश स्टेट जो पहली स्टेट है जिन्होंने ड्रोन के लिए एक पॉलिसी बनाई है। मुझे लगता है कि अगर पैकेज आ जाता तो उसमें अच्छा होता, स्टेट को कुछ फाइनेंशियल मदद मिलती। सबसे बड़ा एक सेक्टर जो एप्पल का है उसमें भी एक इंतज़ार था कि उनकी एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है उसको ठीक किया जाए, ताकि विदेशी जो सेब आता है यहाँ के से जो किसान है उनको नुकसान होता है उसको भी करते, या उनके लिए कोल्ड स्टोरेज ऐसी फैसिलिटी के लिए कुछ दिया जाता, वो इस तरह की फैसिलिटीज़ होती तो अच्छी बात है। बट हमें लगता है कि जिस तरह का फोकस वित्त मंत्री ने किया है, उनकी दृष्टि बहुत बड़ी थी उस तरह से, लेकिन उसमें जो डेवोल्यूशन जो स्टेट्स को आएगा, स्टेट को जो फंड आएंगे, उसमें कई सारे जैसे स्किल डेवलपमेंट सेंटर अगर हिमाचल में आ जाए, नर्सिंग कॉलेज की बात हो रही है, नर्सिंग कॉलेज अगर हिमाचल प्रदेश में आ जाए तो मुझे लगता है कि इस तरह के अगर सरकार यहाँ की प्रयास करेगी कि तो ऐसे कुछ आ जाएं। हमारे 4 इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उसमें से एक मंत्री भी हैं अनुराग ठाकुर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। अगर ये मिलजुल के प्रयास करें तो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश बहुत जल्दी से आगे बढ़ेगा। और जिस दृष्टि से आपने पहले बात शुरू करी, जिसको मैंने भी इंडोर्स किया कि इलेक्शन का बजट है, हिमाचल प्रदेश में भी 4 लोकसभा सीटें हैं, अगर उस दृष्टि से सेंटर हिमाचल प्रदेश की मदद करता है तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पर्यटन के साथ साथ हिमाचल प्रदेश एक सेब बहुल इलाका है, बागवानी यहाँ पर ज़्यादा की जाती है, लेकिन उसके साथ साथ ही बजट में कहीं ना कहीं जो किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनके लिए स्टार्टअप जैसी योजनाएं भी लाने की बात की गई है। तो ये कितना फ़ायदा देगी ना केवल हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से बल्कि पूरे देश के लिए? देखिए, कोरोना काल के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो बातचीत हुई है, काफ़ी सारे जो नवयुवक हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करी, MBA करी, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, वो अपने खेतों में वापस आए हैं। उन्होंने ऑर्चर्ड्स में आके नई तरह के एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए हैं, नई वैरायटीज़ पे काम कर रहे हैं, पैकेजिंग पे बात कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने बात करी है कि वो एक अच्छा रोज़गार पैदा करने का और वैल्यू एडिशन करने का एक अच्छा साधन रहेगा। हालांकि ये देखा जा रहा है कि जो मध्यम वर्ग के जब लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा देने की कोशिश करिए, जिसमें वो किसान भी आते हैं, आएंगे जिनको टैक्स, इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स में वो लिमिट बढ़ाई गई है, उसका फ़ायदा भी होगा। बट कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जो कृषि क्षेत्र है उसमें फोकस और होना चाहिए, उसमें और मदद करनी चाहिए किसानों की, उनको उचित मूल्य मिले बाज़ार में। ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। हिमाचल के किसान बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, एडवर्स कंडीशंस में काम करते हैं, अगर उनको उचित मूल्य नहीं मिले तो ये बहुत घाटे का सौदा है। बिल्कुल। और जो किसान है वो हमारा अन्नदाता है। इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर हम उन लोगों के पास चलते हैं और देखते हैं कि इस संबंध में सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। किसान, बागवान, जितने एग्रीकल्चरिस्ट है हिमाचल से रिलेटेड है, हमें बड़ी उम्मीद है कि 20 में इंपोर्ट ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाएगी। कारण ये है, खादें बड़ी महंगी हो गई है। जो पहले 700-800 की खाद थी वो 2000 पहुंच गई है। जो स्प्रे की सब्सिडियां बंद हो चुकी है, लागत बढ़ गई है। सारा सिस्टम हमारा जो है ये ऊपर ही इस पे बारिश पे निर्भर है। यहाँ कोई सिंचाई की सुविधा नहीं है। हम ये चाहते हैं सरकार सिंचाई की और स्कीमें बनाएं और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए और ये एक प्लान बनाया जाए, वेयर हाउसेस बनाए जाए। सरकार से ही डिमांड है। और GST जो है आप कीटनाशक और इस पे जो भी खादों पे है वो ख़त्म होनी चाहिए। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। नहीं तो ये जितनी महंगाई हुई, खादें वगैरह महंगी हुई, कुछ भी नहीं बच रहा है इस हिसाब से। तो
नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जो हमें मोटा मोटा हमने देखा है उसमें किसी भी तरह की राहत नहीं है, और राहत देनी चाहिए। और हालत बहुत ख़राब है किसानों की, और कुछ भी नहीं बच रहा, बहुत महंगाई है। खाद्य और बीजों का स्पेशली इस पे जीएसटी ख़त्म होना चाहिए, और इम्पोर्ट ड्यूटी 100% बढ़नी चाहिए। जो स्लैब टैक्स का बढ़ाया गया है वो एक अच्छा कदम है, और दूसरे जो रोजगार के लिए जो सृजित करने का ये कार्यक्रम किया गया है, रखा गया है स्टार्टअप, यदि वास्तव में ज़मीन पर उतरता है तो ये भी एक सराहनीय कदम है। और दूसरे जो युवाओं के लिए या जो पढ़ाई में शौक़ रखते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी का जो इन्होंने प्रावधान किया है, ये भी अगर ज़मीन स्तर पे उतरता है तो ये भी एक बहुत ही सराहनीय कदम है। सरकार ने जो सर, आपने देखा कि जो आयकर को बढ़ाया गया है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोग खुश नज़र आ रहे हैं, तो इसको लेकर के क्या मानते हैं सर? देखिए, जब भी ये केंद्रीय बजट आने की जब प्रोसेस शुरू होती थी तो काफ़ी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ गवर्नमेंट मीटिंग्स करती है, पहले एक प्रोसेस होता है, तो सभी का ये व्यू रहता है कि इनकम टैक्स लिमिट को बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सालों के बाद ये डिमांड पूरी हुई है, और इससे काफ़ी सारा जो खासकर सैलरीड क्लास है या पेंशनर्स हैं उनको बहुत लाभ होने वाला है। तो जिस तरह से इनकम लिमिट अब 7 लाख तक कर गई है, लेकिन उसके साथ ये भी वित्त मंत्री ने कहा है कि जो पुराना एक स्कीम था वो भी जारी रहेगा। अगर किसी ने ऑप्ट करना है नई स्कीम में तो शायद उसमें बचत के प्रावधान कम हैं जी, तो वो एक ऑप्शन रखी है, लेकिन ये बहुत फ़ायदे की बात है। उसमें कल मैं जो कैलकुलेशंस देख रहा था, 15,000 से लेकर 45-60 हज़ार तक लोगों को फ़ायदा होने वाला है डिफरेंट स्लैब्स में, और जो स्लैब्स पहले ज़्यादा थे स्लैब्स भी कम कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि टैक्स जो रैशनलाइजेशन रिवीजन हुआ है उससे जो मध्यम वर्ग है जिसको टारगेट किया है, मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जी, हर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, उसको टारगेट किया है और काफ़ी उनको फ़ायदा होने वाला है, खासकर सैलरीड और जो पेंशनर्स क्लास हैं। और हिमाचल प्रदेश में तो पहले ही उनकी एक बहुत बड़ी डिमांड मान ली गई है ओल्ड पेंशन स्कीम की। तो चलिए देखते हैं, इसका लाभ तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये आने वाला समय ही हमें बता पाएगा। लेकिन उसके साथ ही अब बात कर लेते हैं महिलाओं को लेकर के। एक अहम जगह है महिलाओं की, और महिला सशक्तिकरण को लेकर के हमेशा केंद्र की सरकार ध्यान देती रही है, तो इस बार महिलाओं के लिए क्या कुछ खास है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से एक रूरल और अर्बन जो पॉपुलेशन को टारगेट करने की कोशिश करी, उसमें कुछ ऐसे वर्ग हैं जिसको वित्त मंत्री ने टारगेट किया, जिसमें महिलाएं भी हैं और सीनियर सिटीजन्स भी हैं। महिलाओं के लिए बचत की स्कीम अनाउंस करी है। महिलाएं जो गांव में काम करती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है जी। तो उस तरह से काफ़ी अच्छा टारगेट किया। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, जो घरों में काम करती हैं औरतें, तो उनको जो फाइनेंस है, जो फंडिंग है, बहुत सारी मिलेगी। उनके ट्रेनिंग के प्रावधान हैं, नए नए प्रोडक्ट तैयार करें, उनको मार्केट से लिंक किया जाए। तो इस तरह से महिलाओं के लिए भी फोकस किया गया है। और ये जो नर्सिंग कॉलेज बनाने की बात है, उसमें भी काफ़ी सारी बच्चियों को मदद मिलेगी, उनको रोजगार के साधन पैदा होंगे। बचत स्कीम में उनको लाभ मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट एंटरप्रेन्योरशिप अगर लड़कियां करती हैं तो उनको भी काफ़ी सारे सुविधाएं उसमें बजट में अनाउंस है। अगर डिटेल में जाएंगे तो मुझे लगता है इस प्रोग्राम से भी बड़ा एक प्रोग्राम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि समय का हमारे पास भी थोड़ा सा अभाव है। लेकिन अब एक और वर्ग रह जाता है, युवा वर्ग। सप्तऋषि में युवा शक्ति को लेकर के खास ध्यान वित्त मंत्री ने दिया है। तो एक कॉलम जो है युवाओं के लिए रखा गया है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रखी हैं। तो युवाओं के लिए कितना फ़ायदा देगा ये बजट? देखिए, युवाओं में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कोरोना काल में आई वो बेरोजगारी की थी। बिल्कुल, बहुत सारे युवा थे, पढ़े लिखे, अनुभवी, उनके जो जॉब्स थे वो चले गए। जहाँ सैलरीड कट, हमारे जो अपना मीडिया में काम करते थे लोगों के, अब आस्ता आस्ता उसमें दोबारा उसमें वापस आ रहे हैं कि कई सारे लोगों की सैलरीड कट हुए, जिनकी सैलरी 2-2 लाख थी, उनको 1 लाख पे 60,000 पे ले आए थे। बहुत भारी नुकसान हुआ था। लेकिन इस बजट में, अमृत काल का बजट जो आप कह रहे हैं, कोरोना काल के बाद का बजट है,
इन्फ्लेशन और ग्लोबल इकोनॉमी को देखते हुए बजट है, बट युवा के लिए भी बहुत सारा एक कॉलम जैसे आप बता रहे हैं उनके ऊपर फोकस किया गया है। अब युवा जो है, मुझे लगता है कि उनको सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि हमें सरकारी नौकरियां मिलें, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री में उनको लोन की फैसिलिटी है। स्किल डेवलपमेंट का जो जिस तरह से उन्होंने बताया है कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनेंगे अलग अलग, आईआईटी जो उनसे जोड़ के बनेंगे, तो मुझे लगता है कि वैल्यू एडिशन जब होएगा, ना केवल वो रोजगार पाएंगे बल्कि लोगों को रोजगार देने के काबिल भी हो जाएंगे। मैं एक युवा को यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी जानता हूँ, शिमला में, जिसने लगभग 400 लोगों को यहाँ हिमाचल प्रदेश में जॉब दिया है। और वो इंटरप्रेन्योरशिप में इस तरह से अगर आपको लोन की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपका स्किल इम्प्रूवमेंट हो जाता है, तो मुझे लगता है कि उस सेक्टर में युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए और एक लीडरशिप की दृष्टि से आगे बढ़ना चाहिए उनको। बिल्कुल, और बार बार प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जी तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये एक और कदम हो सकता है। जी जी जी। तो हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव है, मैं चाहूँगी कि बहुत ही कम शब्दों में स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, या हम देश की बात करें, जैसे मैंने बताया कि अगर टूरिज़्म का हम प्रमोट करते हैं तो कोई यहाँ पे आके बीमार हो जाए, खासकर हमने ऐसे केस देखे हैं कि रोड एक्सीडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा लोगों को क्षति होती है, तो उनको वहाँ पे हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए सुविधा हो, हॉस्पिटल नज़दीक हो, हॉस्पिटल केयर अच्छी हो, तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमारे जो सर्विसेज हैं, जो एडवांस सर्विसेज हैं, उनकी फैसिलिटी होनी चाहिए। ट्रॉमा सेंटर्स बनाने की बात हो रही थी हिमाचल प्रदेश में, मुझे लगता है कि उसमें काम थोड़ा स्लो हो गया है, लेकिन बजट में अगर जो प्रावधान किए गए हैं हेल्थ सेक्टर में, कुछ ज़्यादा एलोकेशंस आई हैं, तो मुझे लगता है कि हेल्थ सेक्टर अगर इम्प्रूव होता है हिमाचल प्रदेश में, तो उसका न केवल हिमाचल प्रदेश के लोगों को, जैसे अब हमारे पास एम्स भी बन गया है, तो मेडिकल कॉलेज नए आए हैं, बट उनमें अभी फैसिलिटीज़ की कमी है। खासकर रूरल एरियाज़ में, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें हमें अभी भी प्रॉब्लम आती है। अब भी हम कई न्यूज़पेपर्स में अगर फ़ोटो देखें तो मतलब लोग उठा के पेशेंट्स को मीलों चल रहे हैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास हेलीकॉप्टर सर्विस भी होनी चाहिए, ताकि लाहौल स्पीति जैसे एरिया में किन्नौर से फटाफट उनको इवैक्यूएट किया जाए और हॉस्पिटल्स को लिंकेज दिया जाए, और उसमें अच्छी मशीनरी हो, अच्छे डॉक्टर हों, इसकी ज़रूरत है, और बजट में इस तरह का फोकस है इस समय। जी बिल्कुल, और हिमाचल प्रदेश कहीं ना कहीं एक दुर्गम परिस्थितियों वाला प्रदेश है, जहां पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी है जहां पर सुविधाओं का अभाव है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत के लिए, तमाम चर्चा के लिए, और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा से कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर मिला होगा और बहुत सारे आपकी जो संशय हैं वो दूर हुए होंगे। तो देखना अब ये होगा कि ये बजट कितना फ़ायदेमंद होता है सभी देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए। बहुत जल्दी ये सारी सुविधाएं जो है 1 अप्रैल से लागू कर दी जाएंगी, जो भी बजट में चर्चा हुई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।